नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कंपैरिजन करेंगे। और ये सभी फंड्स, देखो रिटर्न्स के मामले में सभी फंड्स अच्छे हैं, रीसेंट टाइम में भी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट भी है। ये फ़िल्टर आउट तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या फ़िल्टर आउट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे किस सेक्टर में पैसा डल रहा है और क्या टर्नओवर रेशो है, क्या डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। अगर हम 2 स्मॉल कैप रखते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन 2025 के लिए बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल 12 हमने स्मॉल कैप लिस्ट किए थे और 12 में से अभी मैं आपको बता देता हूँ 3 नाम कौन से हैं जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो बहुत लोगों के पास है, फ्रैंकलिन जो मैं लोगों को बोल रहा था ले लो, और उसके बाद इन्वेस्को का म्यूचुअल फंड। ठीक है, इन्वेस्को। और मैं लिटरली आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे ये मत सोचना कि कोई फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 30-35 म्यूचुअल फंड्स के अंदर से इन म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है। तो ये ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड टॉप 10 में, टॉप 12 में ऑटोमेटिकली हैं। और कुछ फंड तो ऐसे हैं जिनकी एज बहुत छोटी है या रेशोज़ उनके नहीं पता, तो उनके रिटर्न्स मैटर नहीं करते कि वो कब तक देंगे कब तक नहीं देंगे। बहुत सारे फंड स्मॉल कैप स्पेशल अपने पहले साल में रिटर्न्स देते ही देते हैं। तो चलिए, आपने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना, तो मैंने एक चीज़ सोची, हर हफ्ते एक वीडियो लाने से अच्छा लगातार ही आपको एक ये सीरीज़ दे दूं मैं। तो ये सीरीज़ पूरी की पूरी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं लगातार इसको शूट करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के फंड्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्को में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा हो चुका है कंपेरेटिवली फ्रैंकलिन इंडिया और इन्वेस्को इंडिया से। ओके, निप्पॉन इंडिया का। अब तीनों इंडिया को हमने एक साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में ना फ्रैंकलिन उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबका परफॉर्मेंस 31, 32, ये 35 से ज़्यादा, ये 38, तो ये इस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। ओके, ये अभी भी परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है निप्पॉन इंडिया की। स्टिल मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है फंड, कैसे मैनेज करेगा आगे मुझे नहीं पता। उसके बाद इतनी तो कंपनीज़ नहीं है ना, जितना पैसा चला गया 75,000 करोड़ अगले कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इस छोटी छोटी कंपनियों में। और एक कंपनी में आप इससे ज़्यादा मतलब 5% से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो मतलब कहीं ना कहीं इनको नंबर ऑफ़ फंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक ये धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे ये इंडेक्स के बराबर बन जाएगा। लेकिन कितने करोड़ पे ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी रिटर्न दे रहा है, हमें सिर्फ उससे मतलब है, लेकिन हाँ सिर्फ रिटर्न से नहीं, रेशोज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नंबर दूं तो रिटर्न के मामले में तो सबको नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10। ओके, इसको मैं अभी 8 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर में परफॉर्म नहीं किया, तो क्वार्टर के 2 नंबर काटना ज़्यादा हो जाएगा, एक क्वार्टर के सिर्फ एक ही नंबर बहुत है। ओके, सेम यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्को ने किया तो 10 आउट ऑफ 10। अब उसके बाद अगर मैं रेशोज़ की बात करूँ तो रेशोज़ तीनों के बराबर हैं। अब मैं 0.20 का हिसाब नहीं करने बैठूँगा। यहाँ पे शार्पे तीनों का बहुत अच्छा है, बीटा तीनों का बहुत बढ़िया है, बराबर के हिसाब से है, सोटिनो बहुत अच्छा है और अल्फ़ा थोड़ा सा पीछे है। तो इसका 1 नंबर मैं डिडक्ट करना चाहूँगा। अल्फ़ा वो फंड, अब आप कहोगे कि रिटर्न्स इसके ज़्यादा हैं, अल्फ़ा फ्रैंकलिन का ज़्यादा है, निप्पॉन का ज़्यादा है, तो अल्फ़ा आपको सच्चाई बताता है। क्यों? स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होती है फंड के अंदर, क्योंकि कई बार ना स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा स्टेबिलिटी का अच्छा इंडिकेशन नहीं होते कई बार। एक बहुत बड़े एग्जांपल भी हैं जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा वगैरह, तो जिनमें स्टेबिलिटी लगती ज़्यादा है लेकिन उतनी ज़्यादा है नहीं जितने उनके नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पे ये सीन है कि अगर आपका अल्फ़ा ज़्यादा है तो आप एसआईपी में फ्रैंकलिन में ज़्यादा रिटर्न कमाओगे बजाय कि इन्वेस्को की, जबकि ऑन पेपर इन्वेस्को के रिजल्ट ज़्यादा है। तो ये होती है रेशोज़ की वैल्यू, जो आपको ऑन पेपर वैसे नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको रीड करना आना चाहिए इस चीज़ को। ओके, देखो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ना बताए कि बेस्ट, लास्ट में सीरीज़ ख़त्म हो और आपको सीरीज़ से सिर्फ इतना पता लगे कि 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं। सिर्फ ये नहीं पता करना, सीखना है चीज़ों को। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको लगता है कि यार इतना स्टडी कौन करेगा, हमें तो रिटर्न्स निकालने हैं, तो या तो यार अपने हिसाब से चल लो, तुम्हें जिस हिसाब से लगता है, या आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पे जो नंबर है आप इस पर सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम कॉल करेंगे आपको। और डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बस आपको चीज़ें समझनी है, चीज़ें ठीक लगेंगी
तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉल आपको ज़रूर आ जाएगा, स्क्रीन पे नंबर है। ओके, अब तीनों फंड मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी सेम है, नाम के मामले में, रेशोज़ के मामले में, रिटर्न्स के मामले में, तो सबके अंदर कैपिटल गुड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है शुरू में ही। सेकंड नंबर पे दोनों के पास फाइनेंशियल है, तो इनको आपस में एक साथ तो रखना मत बिल्कुल भी, हेल्थ केयर दोनों के पास है। ओके, अब लेकिन हाँ, फंड सिलेक्शन मतलब टॉप 5 में देखने से ही आपको ये पता लग जाएगा कि इनके अंदर कितना ओवरलैप है। आपको यहाँ पे HDFC बैंक दिख रहा है और किसी के अंदर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा टॉप 5 में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिख रही है और कहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं कहीं गलती कर दूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको कमेंट में रिप्लाई करके या अगली वीडियो में करेक्ट कर देंगे। अपार इंडस्ट्री भी मुझे कहीं नहीं दिख रही और वोल्टैम्प भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो टॉप 5 में इनका जो भी पैसा लगा हुआ है ऑलमोस्ट 8 से 10% के 8% के अराउंड होगा, बहुत आराम से, या उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये 8% इधर कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहा, इनके टॉप 15% में नहीं है। अब ये ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, कल्याण ज्वेलर्स, ये कल्याण ज्वेलर्स दोनों के पास है। उसके अलावा टॉप 5 में ना तो इसके पास कुछ कॉमन है ना इसके पास, तो ये अच्छी चीज़ है। बेशक अब ये देखो कितनी बड़ी चीज़ है, आपके पास कैपिटल गुड्स है तीनों के पास फाइनेंशियल है, लेकिन स्टॉक्स के नाम सबके पास अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। अब 3 पढ़े लिखे लोग, अब इन तीनों में से क्या तीनों सही हैं? अभी तक तो सही हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा, अब ज़रूरी नहीं है ना कि इस सेक्टर में पैसा रखने से पैसा बन जाएगा। ऐसे तो मैं भी रख लूँ, क्या मैं फंड मैनेजर बन गया? नहीं ना, मतलब हाँ हम फंड मैनेजर हैं, लेकिन वो अलग फंड्स होते हैं और ये अलग लेवल होता है, ये थोड़ा सा काफ़ी हाई लेवल है, ठीक है, कि ये लोग जो मैनेज करते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इनके पास पैसा आता है, डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाना है, स्टॉक से फंड चलाना है, तो इनका लेवल अलग है, ठीक है। तो कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ये चीज़ आसानी से नहीं करी जा सकती। तीनों सेम सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन तीनों की थिंकिंग अलग अलग है, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स पिक करने का तरीका। तो ये चीज़ समझने की यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब आपको एग्जांपल मिला है कि ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है कि आपको इनमें से एक की थिंकिंग के साथ जाना पड़ेगा कि यार मुझे तो ये ठीक लग रहा है। और ये कैसे होगा? लगातार इनके रिव्यूज़ देख के या खुद रिव्यूज़ करके। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टर्नओवर रेशो, इन दोनों का बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा सा देखो, टर्नओवर रेशो की वजह से रिटर्न्स अल्फा इम्पैक्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। ओके, चलो और नीचे चलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी निप्पॉन इंडिया बहुत गजब के रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्को से ज़्यादा दे रहा है। ओके, अभी फ्रैंकलिन को हम साइड में कर देते हैं। फ्रैंकलिन अच्छा फंड है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये टॉप 10 फंड्स हैं और 2024 में टॉप 5 में रहने की मुझे पूरी उम्मीद है। सिर्फ और सिर्फ इसका लास्ट क्वार्टर अच्छा जाने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर अच्छे दे चुका है, 1 क्वार्टर ख़राब दिया है, 1 क्वार्टर और अच्छा गया, ज़बरदस्त फंड निकलेगा। ओके, लेकिन टर्न अराउंड करना बहुत ज़रूरी है इस फंड का, नहीं करेगा तो ये एक एवरेज फंड रहेगा और टॉप 10 में ज़रूर रहेगा फिर भी मेरे हिसाब से। तो अच्छा फंड है, मैं स्टिल बोल रहा हूँ अच्छा फंड है। ओके, इन्वेस्को की बात कर लेते हैं। इन्वेस्को में एक्सपेंस रेशो, यानी कि अगर आप एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आपका 410 रुपये लग रहा है, यहाँ 650 रुपये लग रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पे एक फ़ंड ले लेते हैं कोई भी, एक्सिस स्मॉल कैप, जिसका एक्सपेंस रेशो ना के बराबर है। यहाँ पे आपके 100 रुपये लग रहे हैं और इसका एक्सपेंस रेशो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ आपको 1.5% लग रहा है, 1.5% लगा लो तुम, ठीक है। रेगुलर वाले चार्जेस लगा लो तुम कि रेगुलर फंड में आपका 1.5% लग गया। अब यहाँ पे आपका 100 रुपये लग रहा है, यहाँ पे आपका लग रहा है 1.5%। ओके, मैं कभी ये वीडियो डिटेल में ज़रूर बनाऊंगा जब आपको ये बताऊंगा कि जब आपका फ़ंड सिलेक्शन अगर अच्छा होता है ना, तो भाई रेगुलर तक में रिटर्न निकल जाते हैं। अगर फंड सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट में भी कुछ नहीं निकलने वाला। ये देख लो, यहाँ पे अगर मान लो आपने लाख रुपए कमाया, ठीक है, उसके ऊपर 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये में से 2,000 निकाल दो, आपने यहाँ पे कमा लिए 1,18,000 रुपये। अब ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, इसने बनाए 1,12,000 रुपये या 1,12,100 रुपये, उसमें से 100 रुपये माइनस कर दो तो 1,12,000 रुपये। एक्सपेंस रेशो कोई मैटर नहीं करने वाला, बेशक नंबर कितना भी बड़ा कर लो, 1 करोड़ कर लो, 2 करोड़ कर लो, क्योंकि जो रिटर्न्स का डिफरेंस है वो भी तो फिर भाई बड़ा हो जाएगा ना, उस चीज़ को भी तो समझो, ठीक है। इसलिए एक्सपेंस रेशो के पीछे मत भागा करो। मैं अभी कुछ मतलब हम लोग कुछ एक मीटिंग वगैरह में देख रहे थे कि फ़ंड लॉन्च हो रहा था, तो वो फ़ंड के बारे में बता रहे थे, तो बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एक्सपेंस रेशो क्या है। आई मीन
बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी आ रहे थे, लेकिन एक्सपेंस रेशियो लास्ट चीज़ होगी जो मैं देखना चाहूँगा। समझ आ रही है? तो इस चीज़ के पीछे मत भागा करो। अभी ये तीनों फंड्स बहुत बढ़िया हैं। अगर इनके अंदर से मैं 2 फंड निकालूं तो निप्पॉन इंडिया और फ्रैंकलिन। इन्वेस्को का टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है थोड़ा सा। ओके, एक चीज़ और, तीनों की स्ट्रेटजी सेम है तो मैं तीनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद अल्फ़ा जो मुझे बहुत मेजर लगा, अल्फ़ा मतलब देखो, इन्वेस्को को निकालना ना, साइड करना बहुत आसान नहीं है। जिनके पास चल रहा है चलने दो, नया लेना है मतलब इन्वेस्को लेना है ले लो। मुझे सिर्फ कुछ फंड सिलेक्ट करने हैं। अब आप ये बताओ कि 10 टॉपर हैं आपके पास। अब 10 टॉपर में से आप 2 टॉपर निकाल दोगे, साइड कर दोगे कि ये 2 टॉपर सबसे बढ़िया हैं, तो उन 8 टॉपर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इंसानों के साथ ऐसा करना बहुत बुरी बात है, लेकिन ये इंसान थोड़ी है, ये तो फंड है ना, तो यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगने वाला अगर मैं इन्वेस्को को निकाल देता हूँ। तो इसको इन्वेस्को को अभी साइड करते हैं, और या फिर तीनों को भी मैं लास्ट जब वीडियो बनाऊँगा इस सीरीज़ की, तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमने कौन सा फ़ंड हमें परफेक्ट लगा, कौन से फ़ंड हमने 12 में से भी बाहर हो गए, लेकिन इन 12 में से 3 में से ये तो कोई बाहर नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीडियो देखनी है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हम इस सीरीज़ की वीडियो जल्दी लेके आएंगे। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन आपका कमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।